तो देश भर का जोश आज हाई है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ और खास पेशकश लेकर आए हैं आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबके लिए। जी हां, पुलवामा अटैक का हमने बदला लेकर यह साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। दुश्मनों पर तो हमने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, लेकिन बारी अब आपकी है अपने पोर्टफोलियो के दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की, ऐसे दुश्मनों को मात देने की जो आपके फायदे पर घात लगाए बैठे हैं अपने पोर्टफोलियो के। ऐसे ही दुश्मनों को पहचानिए और उन पर वार भी कीजिए, यानी निवेश में उन गलतियों को सुधारें जो आपने फिलहाल की हुई हैं और जो आपको ठीक से आपका रिटर्न हासिल नहीं करने दे रही हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फाइनेंशियल मॉल के सीईओ नीरज चौहान जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पल्लवी। तो सर्जिकल स्ट्राइक अगर हमें करनी है अपने पोर्टफोलियो के दुश्मनों पर, तो सबसे पहले तो नीरज जी पहचान करनी होगी कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे हमारे दुश्मन हैं। तो पोर्टफोलियो के सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन हैं? देखिए, पोर्टफोलियो के दो दुश्मन हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी दुश्मन जो है वो इन्फ्लेशन है या मार्केट है जो आपके हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन जो अंदरूनी दुश्मन है वो ज़्यादा खतरनाक है। जो आपका व्यवहार है आपके पोर्टफोलियो को लेकर के, आपका निवेश करने का तरीका है, आपका ग्रीड और फियर में उलझने का एक तरीका है, और ना समझ कर हम जो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं सिर्फ दूसरे को देख करके, वो एक हमारा अंदरूनी दुश्मन है जो हमारे रिटर्न्स को खा जाता है। तो अक्सर जब हम बात करते हैं कि हमारे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो जैसा कि हमने कहा, आपका बाहरी दुश्मन है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपके ऊपर, आपके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हम रिएक्ट करते हैं अक्सर एक्सटर्नल न्यूज़ के ऊपर। कभी ऑयल प्राइसेस बढ़ गया तो हम रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रिएक्शन है, ये वेस्ट हैं। इनके ऊपर रिएक्ट करके अपनी एनर्जी जाया करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अगर आप दूसरे जो अंदरूनी हमारे दुश्मन हैं उनको अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आपका पोर्टफोलियो बदस्तूर अच्छा रहेगा और आप रिटर्न्स भी कमा पाएंगे। तो अगर आपको बेहतर रिटर्न हासिल करने हैं तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के दुश्मनों की पहचान करनी होगी और फिर उन पर करनी होगी सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि अपने पोर्टफोलियो के दुश्मनों से आपको छुट्टी हासिल करनी होगी। लेकिन अगर आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के दुश्मनों के बारे में, आप कुछ भी जो है सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधे ये सवाल पूछ सकते हैं फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए, या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ भी सवाल उठ रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए। कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवालों को सीधा हमसे पूछ सकते हैं। नीरज जी हमारे साथ अगले आधे घंटे तक बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि इस शो में आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम शामिल करने पाए। अच्छा, बात करते हैं नीरज जी पोर्टफोलियो के सबसे पहले दुश्मन की, जिस पर सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे बड़ी जरूरत है, और वो होता है जरूरत से ज्यादा फंड्स को शामिल करना। लोग सोचते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फंड्स जो हैं अगर हम पोर्टफोलियो में रखेंगे तो अगर एक फंड में रिटर्न कम हुआ तो कम से कम दूसरे में तो अच्छा मिल जाएगा। तो ये कितना बड़ा दुश्मन है और इसकी सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे ज्यादा कितनी जरूरत है आज? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन अक्सर में है क्या। अगर मैं एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ तो उसमें डेट भी है, उसमें इक्विटी भी है, उसमें गोल्ड फंड भी है। तो 3 कैटेगरी के बेसिकली फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास पीपीएफ भी होगा जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, या आपके पास रियल एस्टेट भी होगा। हम अभी इस चर्चा को सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर ही निर्धारित करते हैं। तो जब आप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। तो आप जब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अगर आप इन कैटेगरीज के हिसाब से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो एक सेंसिबल डिसीजन है। लेकिन अगर आपने लार्ज कैप के या ही 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, 3 आपने मल्टी कैप के रखे हैं, 2 आपने मिड कैप के रखे हैं, 4 आपने स्मॉल, तो टेक्निकली वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो जब हम डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हो। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग ओवर डाइवर्सिफिकेशन की ट्रैजेक्टरी में चले जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है करना क्या है। सिर्फ देख के सुन के वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और जो पास्ट परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर जो उनको स्कीम अच्छी लगती है वो जोड़ते चले जाते हैं पोर्टफोलियो में। तो अगर आप पोर्टफोलियो में कुछ जोड़ रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप उसको किससे रिप्लेस करें। जोड़े नहीं, आपकी किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर 7 या 8 स्कीम से ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप जब आपका 8 या 9 फंड्स हो जाएं आपके पोर्टफोलियो में,
तो रिप्लेस करिए, आप ऐड मत करिए उस पोर्टफोलियो के बिल्कुल। अंदर। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा कि अपने फंड्स को जो है वो रिप्लेस करना है। ज्यादा अगर रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि अगर मैं जितने ज्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा तो शायद मुझे बेहतर रिटर्न मिलेगा, बल्कि आपको रिव्यू करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे ऐसे दुश्मन की जिस पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जी हाँ नीरज जी, हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है उम्र के मुताबिक निवेश नहीं करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि 50 साल की उम्र में भी इक्विटी में निवेश इतना ज्यादा होता है कि उसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, उम्र का जो एक कंसीडरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, अक्सर देखा यह गया है कि एक बहुत ज़्यादा उम्र का व्यक्ति भी इक्विटी पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा एक्सपोजर रख सकता है और एक कम उम्र का व्यक्ति भी अपने पोर्टफोलियो में डेट ज़्यादा रख सकता है। उसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो उसके गोल्स के ऊपर है और उसके टाइमलाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको हम HNI बोलते हैं, वो 100 करोड़ का व्यक्ति है, तो उसको 100 करोड़ नहीं चाहिए, उसको वेल्थ जनरेट करके ट्रांसफर करनी है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो वो इक्विटी में बैठ सकता है अगर उसको कंफर्टेबल है, वो समझता है इक्विटी को और वो रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं करने वाला है उस सारे पैसे को। ठीक उसी तरीके से अगर कोई छोटी उम्र का व्यक्ति है और उसको पैसे 1 साल के बाद चाहिए, तो वो इक्विटी में नहीं चाह सकता, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। तो यहाँ पर उम्र से ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो उसके गोल्स हैं, क्या गोल हैं और क्या उसकी वेल्थ है, जितना वो रिस्क ले सकता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें ज़्यादा मद्देनजर रखनी जरूरी है बजाय इसके कि उम्र कितनी है। बिल्कुल। तो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो अपने लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य जब निर्धारित होंगे तभी आप बेहतर एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किन फंड्स का चुनाव करना है या किन फंड्स में निवेश नहीं करना और कितने जोखिम उठाने की आपकी क्षमता है। अब बात करते हैं अगले पोर्टफोलियो के दुश्मन की जिस पर सर्जिकल स्ट्राइक की बेहद जरूरत है। जी हाँ, फंड्स का जो है रिव्यू ना करना। हमने देखा है नीरज जी अक्सर कि लोग निवेश करते हैं या तो बहुत ज्यादा ही रिव्यू करते रहते हैं, हर रोज जो है वो रिव्यू करते रहेंगे, नहीं तो रिव्यू ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। और ऐसे में जब निगेटिव रिटर्न्स आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके लक्ष्य के मुताबिक जो है वो फंड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए पल्लवी, रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर 1 महीने बाद या हर 3 महीने बाद रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं होती। आप साल में 1 बार रिव्यू करें, काफ़ी अच्छा है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप रिव्यू का पैरामीटर क्या है आपका, आप किस बेसिस पे रिव्यू करना चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो। अगर आपके पास कोई रिटर्न प्लान ही नहीं है, आपके पास कोई रिटर्न स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप क्या रिव्यू करेंगे। सिर्फ आप परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर रिव्यू करेंगे, और परफॉर्मेंस अच्छी खराब दोनों तरफ से चलती हैं। आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स के ऊपर रिव्यू करेंगे पोर्टफोलियो, या बेंचमार्क के अगेंस्ट में करेंगे, या पीयर ग्रुप के अगेंस्ट में करेंगे, या अपने गोल्स के बेसिस में करेंगे। आप उसको किस तरीके से एलोकेशन चेंज करेंगे डेट और इक्विटी के बीच में, क्या वो मार्केट की वजह से आप डेट इक्विटी चेंज करेंगे, या फिर आपका लक्ष्य क्या है उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो किस वजह से आप रिव्यू करेंगे, पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, ताकि आप जब भी रिव्यू करने बैठें तो आप बड़ा कंसंट्रेटेड, क्लियर हो अपने मन में कि आप रिव्यू जो कर रहे हैं किस बेसिस के ऊपर, किस आधार के ऊपर स्कीम्स रिव्यू कर रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं। और हर बार बाजार गिरा तो रिव्यू करने बैठ गए, या आप हर 1 महीने के बाद ये स्कीम नहीं काम कर रही है तो रिव्यू करने बैठ गए, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हर एक पोर्टफोलियो में आप देखेंगे स्कीम्स के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कुछ स्कीम्स कभी कभी लगाड होती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फंड मैनेजर भी एक ह्यूमन है, कभी कभी वो गलती करता है, बट वो अपनी गलतियां सुधार के वापस उसको ठीक करते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ फंड मैनेजर आपको देखनी है, वो फंड मैनेजर स्कीम्स किस तरीके से मैनेज करना है वो देखना है। तो बहुत सारे तरीके हैं रिव्यू करने के। यानी कि रिव्यू आपको करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोजाना रिव्यू कर रहे हैं, हर 1 महीने में रिव्यू कर रहे हैं, बल्कि ये ध्यान रखिए कि जिस लक्ष्य के साथ आपने निवेश किया है, क्या उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फंड जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अपने सलाहकार की जो है वो मदद लेकर उस फंड को जो है वो बराबर जरूर रिव्यू करते रहिएगा। अगले बात करते हैं अब अगले ऐसे दुश्मन की जिस पर सर्जिकल स्ट्राइक की बेहद सख्त जरूरत है। जी हाँ, लोग जो है हमने देखा है कि लक्ष्य के बेहद करीब आ जाते हैं और थोड़ा सा लालच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि रिडीम ना किया जाए, बल्कि अपने और भी रिटर्न्स जो है वो बेहतर हासिल करने की कोशिश की जाए। तो ये कितना बड़ा जो है उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। देखिए, अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के अंदर हैं और आपने किसी गोल को मद्देनजर रख के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, तो अगर आपका वो गोल अचीव हो गया तो आप बाहर आ जाइए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिटर्न्स। अक्सर ग्रीड और फियर, ये 2 फैक्टर हैं जो प्ले करते हैं। कई बार देखा ही जाता है कि गोल बहुत दूर है, फिर भी आप डेट फंड में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप बाजार का जोखिम नहीं लेना चाहते, या बाजार वोलेटाइल है, या बाजार में खबरें ऐसी आ रही हैं जिससे आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा गिर सकता है।
ठीक विपरीत अगर दिशा में हम जाएं तो जब बाजार बहुत ज़्यादा बुलिश होता है और आप इक्विटी में होते हैं और आपका गोल अचीव हो गया है तो आप उससे डेट में नहीं आते कि नहीं रिटर्न बहुत अच्छा बन रहा है। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग आप रिटर्न्स, बेटर यू चेज गोल्स। और जिस दिन आपका गोल मीट हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ बाजार कैसा, आप बाहर निकलिए उससे, आप सेफ इंस्ट्रूमेंट में बैठिए ताकि आपको जब वो पैसे की जरूरत है उस टाइम आपके पास कोई सरप्राइज ना मिले आपको। तो बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं तो लालच में मत पड़िए, बल्कि अपने पैसे को रिडीम कीजिए जिससे कि आपको आगे किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नीरज जी, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। आदिल दरवेश हमारे साथ जुड़े हैं। आदिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सबसे पहले ये बताइए, आज आपका कैसा जोश है? देश के जोश के साथ आप सुर में सुर मिला रहे हैं? जी, बहुत हाई है। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है मुझे, और दूसरा मेरे पास 2 वैल्यू फंड्स हो गए हैं। एक ट्रू वैल्यू डिस्कवरी है और दूसरा जो है इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड हो गया है। तो मुझे पूछना है कि मुझे दोनों फंड रखने चाहिए या दोनों में से कोई एक रखना चाहिए। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि मेरे पास जो मेरा ईपीएफ है, क्या उसमें से पैसे निकालकर मुझे डेट फंड में डालने चाहिए बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, या ईपीएफ में मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? जी बिल्कुल। तो नीरज जी, क्या सलाह देना चाहेंगे आदिल जी को आप? देखिए, जो आपका ईपीएफओ का फंड है वो एक टैक्स फ्री रिटर्न आपको जनरेट करके देता है, तो वो रिस्क फ्री भी है और टैक्स फ्री भी है। 2 फीचर्स हैं उसके अंदर। आप एटीसी का उसके अंदर बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हम उसको एक बार ही छोड़ देते हैं। तो उसके मद्देनजर एक डेट कैटेगरी का अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आप उसमें बने रहें। और क्योंकि आपका रिटायरमेंट का एक गोल भी है तो आप उसको उस गोल के साथ जोड़ के चलें। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपके पास 2 फंड हैं, एक आईसीआईसीआई वैल्यू और एक इन्वेस्को कॉन्ट्रा। आप इन्वेस्को कॉन्ट्रा में बना रहे हैं और आईसीआईसीआई वैल्यू को आप चेंज कर लें और मल्टी कैप फंड में चले जाएं, वो आपके पास नहीं है पोर्टफोलियो में। तीसरा, जो आपके गोल्स हैं उन गोल्स के मुताबिक आपको अभी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 14,000 रुपये से बढ़ा करके 17,000 करना चाहिए। उसके बाद आप 10% ईयर ऑन ईयर अपना इंक्रीज करते रहेंगे तो आपका जो एलोकेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है आपके गोल्स को लेकर के, वो पर्याप्त है। इसके बाद आपको अमाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय वो जो डिसिप्लिन अप्रोच आपको रखनी है, पैसा नहीं निकालना है। सिर्फ आप अगर कोई बहुत कंसिस्टेंटली स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसको रिप्लेस करना है। तो आदिल जी, अच्छी बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिस पर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत हो। बस आपको मौजूदा निवेश जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं पोर्टफोलियो के ऐसे दुश्मनों की जिन पर आपको सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज चौहान जी। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ अमित राठौर जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। तो आज आपका जोश कैसा है? सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से दूसरी हुई है, जोश हाई है? जोश फुल हाई है, एकदम सुपर हाई। बहुत अच्छी बात है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है जिसके अंदर आपका शो देख के ही मैंने ये पोर्टफोलियो बेसिकली बनाया है। तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस पे एक बार रिव्यू कर लिया जाए एक बार आपके साथ, कि जो मेरे गोल्स हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो मैंने प्लान किया है, अपने फंड्स को जो अलाइन किया है, वो सही है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं मुझे उसमें। जी, तो आपने अपने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हुए हैं? जी बिल्कुल, हर एक लक्ष्य के लिए मैंने एक अपना फंड उससे अलाइन किया हुआ है, और आपको उसका डिफाइंड जो टाइम है और जो अमाउंट है जो मैंने उसमें मेंशन किया है आपको। तो बिल्कुल। तो नीरज जी, हमारे पास अमित राठौर जी का जो मेल आया हुआ उसमें उन्होंने अपने लक्ष्यों का जिक्र किया हुआ है। 12 साल में घर खरीदने के लिए 35 लाख रुपए चाहिए, 20 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ और शादी के लिए 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। 28 साल बाद के लिए इन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान किया हुआ है जिसके लिए इन्हें 4 करोड़ रुपए चाहिए। 8 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं और इसके अलावा एनपीएस में ये हर महीने जो है 5,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। 1 लाख का इमरजेंसी फंड भी बनाया हुआ है, 1.5 करोड़ का इन्होंने टर्म प्लान भी लिया हुआ है। अब ये जानना चाहते हैं कि फंड्स का सिलेक्शन जो है इनका सही है या नहीं है, या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? देखिए अमित जी, अगर मैं आपका पोर्टफोलियो इन टोटो देखता हूं तो पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। आपने मल्टी कैप भी लेके रखा है, लार्ज कैप भी लेके रखा है, आपने स्मॉल कैप भी लेके रखा है। लेकिन जो आपने बकेटिंग की है, बकेटिंग इन द सेंस कि आपने एक पर्टिकुलर स्कीम को आपने एक गोल के साथ टैग किया है, वो ज़रा ठीक नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होगा कि जब अगर आप उस तरीके से बकेटिंग करके चलेंगे और
स्मॉल कैप अगर उस टाइम परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, खराब है या बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, तो आपका पूरा गोल जो है हेवे हो जाएगा। सो आप इसको एज ए पूल लेकर के चलिए और उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस स्कीम से विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा, आपने कंटेंजेंसी फंड अपना कोई बना के नहीं रखा है, तो एक कंटेंजेंसी फंड आप जरूर बनाइए, क्योंकि वो कभी किसी मुकाम पे पैसे की अगर ज़रूरत हो तो आपको एटलीस्ट इक्विटी फंड्स ना छेड़ने पड़े, उसके लिए होता है। और वो अक्सर हम 6 महीने से लेकर के 12 महीने की खर्चे का कंटेंजेंसी फंड बना करके चलते हैं। इसके अलावा आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उससे आपका गोल बिल्कुल मीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया, तो वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। तो उम्मीद करते हैं अमित जी कि नीरज जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस को जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अच्छा नीरज जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं और ऐसे पोर्टफोलियो के दुश्मनों की जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज खास सख्त जरूरत है। हमने अक्सर देखा है कि निवेशक जो है जैसे ही मार्केट गिरती है तो SIP को बीच में रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिटर्न्स तो नेगेटिव जा रहे हैं, तो ऐसे में शायद निवेश करना सही नहीं रहेगा। तो क्या ऐसे निवेशकों को आज सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और अपने SIP को रोकना सही कितना कदम रहता है, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ये एक वेल्थ क्रिएशन का बहुत बड़ा दुश्मन है। हम जब SIP की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव में आप निवेश करेंगे ताकि आपकी एक एवरेजिंग प्राइस मिलेगी। अक्सर लोग ये चाहते हैं कि जब बाजार तेज हो तो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं और जब बाजार नीचे हो तो कंट्रीब्यूशन घटाना या रोकना चाहते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अगर हम वारेन बफे की स्टेटमेंट को पढ़ें और समझें तो वो ये कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। हम सब उनको हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा निवेशक मानते हैं, लेकिन हम जब हमारे ऊपर आता है तो हम उल्टा रिएक्ट करते हैं, हम उल्टा एक्ट करते हैं उसके ऊपर। और यही कारण है कि एक कंसेप्ट जो हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न, अक्सर देखा गया है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन्वेस्टर हमेशा ये बोलता रहता है कि मेरा पैसा नहीं बना, मेरी रिटर्न्स नहीं बनी, लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट ने उसी टाइम ओरिजिन में वो रिटर्न्स डिलीवर की हुई हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दुश्मन कौन है? जैसा हमने शुरू में बात करी थी, वो आप खुद ही हैं। आपने अपनी SIP रोक दी। जब आप नीचे में आपको नीचे की NAV में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वो आपने नहीं किया, आपने एवरेजिंग नहीं की, आपका जो पोर्टफोलियो रहा हुआ ऊपर के प्राइसेस पे बना हुआ रह गया। तो मार्केट जब भी रिकवर करेगा, कब रिकवर करेगा आपको बता के नहीं करेगा। और कई बार तो ऐसा देखने में आया कि 2, 4, 5 सेशंस में ही बाजार 2, 4, 6% बढ़ा करके ले गया। तो अगर आप उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग का वो हमेशा अच्छा होगा। बाजार में डरने की ज़रूरत नहीं है। वॉलेटिलिटी इक्विटी का एक हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसकी वजह से आपकी रिटर्न्स को ख़राब मत कीजिए, उसमें आप बने रहें। बिल्कुल, तो अपने रिटर्न्स को खराब मत कीजिए बल्कि SIP को जारी रखिए, यही निवेश का जो है मूल मंत्र है। फटाफट नीरज जी, हमारे पास समय कम है, 1-2 सवालों को शामिल कर लेते हैं जो फेसबुक के जरिए आए हुए हैं। दिनेश भारद्वाज जानना चाहते हैं कि SBI फोकस्ड फंड बेहतर रहेगा या SBI मल्टी कैप फंड में निवेश किया जाए? देखिए, हमें मालूम नहीं है आपके पोर्टफोलियो में और कौन सी स्कीम्स हैं और आपका पर्पस क्या है। फोकस्ड फंड जो है वो गिनती के 25 या 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में निवेश करता है, तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट अलग है। आप बिल्कुल इस तरीके से सवाल कर रहे हैं कि मैं रसगुल्ला खाऊं या लड्डू खाऊं, तो दोनों ही अलग चीज़ है, वो आपकी चॉइस है, आपका टेस्ट है। मुझे नहीं मालूम आपका पोर्टफोलियो क्या है। बिल्कुल, तो अपना पोर्टफोलियो जो है वो पूरा जरूर भेजिएगा दिनेश जी, जिससे कि हम आपको सही सलाह दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिरकार कौन कौन से उनके पोर्टफोलियो के ऐसे दुश्मन हैं जिन पर आज करारा वार करने की जरूरत है। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद।